राधिका किचन में रोटियां बना रही होती है। तभी पीछे से राधिका का पति रोहन आता है और वो राधिका को बाहों में भरकर हग कर लेता है। राधिका अचानक से डर जाती है और बोलती है, क्या रोहन, आप भी ना, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। अरे मैं रोटियां बना रही हूँ, वैसे ही पसीने में भीग चुकी हूँ। आप जाइए अपना काम करिए, पर मुझे अपना काम करने दीजिए। आपको भी तो ऑफिस जाने के लिए देर हो रही है ना। जल्दी से मुझे खाना बनाने दीजिए, और भी काम है मुझे उसके बाद। हाँ तो मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ कि ठीक है कर लो काम, लेकिन ऐसे ही, क्योंकि मैं तो नहीं छोड़ने वाला। तुम्हें छोड़ने का ही मन नहीं करता मुझे तो। क्या रोहन, आप भी ना सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हैं। अरे अगर काम आप नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूँगी क्या। आपको ऑफिस जाना है, आपने खुद मुझसे कहा था कि आपको आज बहुत जरूरी काम है, और अब आप यहाँ मेरे साथ खड़े हो गए हैं। अरे मेरे साथ बातें करने लग जाओगे तो पूरा दिन यही निकल जाएगा। मुझे पता है कि आप मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो। मेरे बिना आपका एक पल भी बहुत भारी पड़ता है, लेकिन क्या करें, ये तो हमारी जिंदगी का ही हिस्सा है ना। हमें एक दूसरे के साथ बहुत बेहतर पल बिताना है, इसलिए अभी कुछ पलों को भूल जाना पड़ेगा। हाँ ये तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हें पता है, जब भी तुम काम करती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं बस यही सोचता हूँ कि तुम्हें कुछ करना ना पड़े, सारे काम मैं करूँ। ये तो मेरी किस्मत है कि मुझे इतना प्यार करने वाला पति मिला है। लेकिन रोहन, अब ना बहुत हो गया है। अब अगर आप ऐसे ही करते रहोगे तो क्या होगा। आपको भी देर हो रही है, थोड़ी देर बाद आप भी बोलेंगे कि ये काम रह गया, वो काम रह गया, और मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। अगर आप मुझसे प्यार करते हो तो चलो अब आप भी अपने काम पर लग जाओ और मुझे अपना काम करने दो। राधिका अपने पति रोहन के साथ बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि राधिका को रोहन बहुत ज्यादा प्यार करता था। राधिका की हर छोटी बड़ी जरूरत का रोहन पूरा ख्याल रखता था और हमेशा उसके लिए कुछ ऐसा करता था जिससे राधिका को कभी प्यार और किसी चीज की कमी ही ना हो। ऐसे ही कई दिन तक चलता रहता है। कुछ दिनों बाद राधिका अपनी सहेली से बात करते हुए बोलती है, तुम सब जानती हो, मेरे रोहन जैसा प्यार करने वाला पति कोई नहीं है। वो मेरे लिए सब कुछ है। जितना प्यार रोहन मुझे करते हैं ना, उतना प्यार मुझे कोई नहीं करता है। रोहन अभी भी कोई मौका नहीं छोड़ते हैं अपने प्यार को जताने का। ऐसे पति तो किस्मत वालों को ही मिलते हैं, लेकिन भगवान ने ये किस्मत वाले इंसान मुझे ही बनाया है। तुम्हारी किस्मत सच में बहुत अच्छी है राधिका। मैं भी जब तुम लोगों को साथ देखती हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी होती है। भगवान ऐसा पति सबको दे और तुम दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसे ही बनी रहे। तुम्हारा प्यार कभी कम ना हो। ये तो हो ही नहीं सकता। रोहन का प्यार मुझे लेकर कभी कम नहीं होगा। इस बात के लिए तो मैं बहुत ज्यादा श्योर हूँ। रोहन ने मुझसे जितना प्यार किया है ना, इतना तो मुझे मेरे परिवार वालों ने भी नहीं किया। इतना भी प्यार कोई किसी से कैसे कर सकता है। अरे बस भी करो, बस रोहन 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 ही लगा रखा है जब से। अरे यहाँ पे तुम्हारी सहेली भी है, अपनी सहेली से बात करो, सहेली के बारे में बात करो। अपने पति के बारे में बात करके क्या तुम मुझे जला रही हो? तुम्हें क्या लगता है मेरा पति मुझसे प्यार नहीं करता है क्या? अरे मैं कहाँ मना कर रही हूँ कि तुम्हारा पति तुमसे प्यार नहीं करता। मैं तो खुद कह रही हूँ कि तुम्हारा पति भी तुमसे बहुत प्यार करता होगा, लेकिन मेरे रोहन जितना तो कोई प्यार नहीं कर सकता। और मैं रोहन की बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे रोहन के बारे में बातें करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा तो दिल कहता है कि मैं पूरे दिन बस रोहन की बातें करती रहूँ। राधिका इसी तरह से रोहन पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखती है। कुछ दिनों बाद रोहन राधिका के पास आता है। राधिका, तुम्हारी हंसी मुझे सबसे प्यारी लगती है। मैं हमेशा चाहता हूँ कि तुम इसी तरह हंसती रहो। तुम मुझे हमेशा खुश रखते हो रोहन। तुम्हारी खुशी के लिए तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। भगवान ने मुझे इतनी प्यारी बीवी जो दी है, भगवान हमेशा तुम्हारी खुशी बनाए रखे। और मुझे तुम्हारी खुशी देखकर हिम्मत मिलती है कि मैं तुम्हें और भी खुश रख सकूं। राधिका, आज मैं तुम्हारे लिए एक खास तोहफा लाया हूँ। क्या है रोहन, मुझे दिखाओ। यह हार तुम्हारे प्यार की निशानी है। तुम्हारा प्यार ही मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा है रोहन। राधिका को रोहन के ऊपर पूरा भरोसा था, लेकिन अब कुछ दिनों से रोहन का बर्ताव कुछ बदला बदला सा था। अब रोहन राधिका के साथ ज्यादा समय नहीं बिताता था। ये सब चीजें राधिका को काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से रोहन का व्यवहार इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है। राधिका रोहन के व्यवहार को देखकर खुद से बोलती है, रोहन इन दिनों बहुत अजीब व्यवहार कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं। राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था।
ऐसे ही एक दिन राधिका रोहन से पूछती है। रोहन, तुम इन दिनों बहुत ज्यादा व्यस्त दिख रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ राधिका, सब ठीक है, तुम चिंता मत करो। मैं चिंता ना करूं, लेकिन किस बात के लिए तुम्हारी बातों का मतलब क्या है? रोहन, मैं कुछ समझी नहीं। जरूर कोई बात है तो तुम मुझसे छुपा रहे हो। देखो, मेरे पति का प्यार मैं बहुत देख चुकी हूँ, लेकिन बदला हुआ व्यवहार मुझे समझ में नहीं आ रहा। आजकल तुम बहुत बदले बदले रहते हो और यही बात मुझे अंदर से खाई जा रही है। मुझे बताओ ना कि क्या बात है, तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो मेरे साथ? राधिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि कुछ दिनों से रोहन बहुत ही ज्यादा बदला हुआ था। ऐसे ही एक दिन राधिका जा रही होती है कि रास्ते में राधिका को एक बड़े से घर के बाहर रोहन की गाड़ी नजर आती है। गाड़ी देखकर राधिका वहीं रुक जाती है और बोलती है, ये गाड़ी तो रोहन की है, इसका मतलब रोहन किसी के घर में होंगे। लेकिन ये घर किसका है? रोहन का ऑफिस तो यहाँ कहीं नहीं है। यहाँ रोहन के आने का क्या मतलब है? मुझे अंदर जाके देखना चाहिए। मैं ऐसे किसी के घर में कैसे जा सकती हूँ? लेकिन अगर मैं अंदर नहीं गई तो मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि रोहन के इतने बदले व्यवहार का कारण क्या है। मुझे एक बार अंदर तो जाना ही चाहिए। राधिका घर के अंदर जाती है, जहाँ रोहन हेमा नाम की एक लड़की के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं शादीशुदा हूँ। उस रात जो कुछ भी हुआ वो सब नशे में हुआ। मुझे कुछ याद भी नहीं है कि उस रात आखिर हुआ भी क्या था। तुम वो सब भूल जाओ और मेरा पीछा छोड़ दो। अरे ऐसे कैसे मैं कुछ भी भूल जाऊं? तुम्हें याद नहीं है क्या कि उस रात क्या हुआ था? तुमने मेरे साथ क्या क्या किया था? तुम्हें याद हो ना हो, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छे से याद है ना। और मैं कुछ भी आसानी से इतनी जल्दी नहीं भूलती। मुझे माफ कर दो, मुझसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ। राधिका को रोहन और हेमा की पूरी बातें समझ तो नहीं आती, लेकिन वह इतना जरूर समझ गई थी कि कुछ बात तो जरूर है। इसीलिए रोहन उस लड़की के आगे हाथ जोड़ रहा था। राधिका तुरंत वहां जाती है और बोलती है, रोहन, ये सब क्या हो रहा है? और ये लड़की कौन है? तुम इसके आगे हाथ क्यों जोड़ रहे हो? तुम इसके घर पर क्या कर रहे हो? मुझे कुछ बताओगे कि यहाँ क्या हो रहा है? बहुत अच्छा हुआ कि तुम आ गई, सब साफ हो जाएगा अब। राधिका, कुछ दिनों पहले मैं एक पार्टी में गया था, वहाँ मुझे यह मिली होगी, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ नहीं याद है। उस दिन मैंने थोड़ी सी ड्रिंक कर रखी थी और अब यह कह रही है कि उस रात हम दोनों के बीच बहुत कुछ हुआ। लेकिन मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे सकता हूँ। मैं बस तुमसे ही प्यार करता हूँ। तुमने भले ही मुझे धोखा नहीं दिया, लेकिन ये सारी बातें छुपाकर तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। मेरे पति और तुम्हारे बीच में कुछ भी हुआ है तो चलो हम अभी डॉक्टर के पास चलते हैं, सारी बातें साफ हो जाएंगी। हेमा डॉक्टर के पास जाने से मना कर देती है, जिससे यह साफ पता चल जाता है कि हेमा झूठ बोल रही थी। लेकिन रोहन ने जो बातें छुपाई थी, राधिका उन सब से बहुत ज्यादा हर्ट हो जाती है, जिसके बाद रोहन बस राधिका से अपनी गलतियों की माफी मांगता ही रह जाता है। प्रीति अपने बॉयफ्रेंड दीपक से बहुत गुस्सा थी और जब दीपक उसे मनाने के लिए आता है तो प्रीति उससे बात ही नहीं करती है। प्रीति यार, क्यों गुस्सा कर रही हो? अरे थोड़ा मेरे बारे में सोचो। अब तुम अचानक से कह दोगी कि शादी करते हैं या घर वालों से बात करो तो कैसे हो सकता है यार? अरे मेरी माँ को तुम जानती नहीं हो। अरे उनके विचार बहुत पुराने टाइप के हैं। अरे यार, उनको जाके कहूंगा ना कि माँ एक लड़की से प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करने वाला हूँ, तो उनके मन पे क्या बीतेगी कि मेरे बेटे ने ऐसा काम किया। अरे थोड़ा समय दे दो मुझे, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। प्लीज यार, मेरी बात तो समझो। ना मुझे तुम्हें कुछ समझाना है और ना ही तुम्हारी बात को समझना है। अरे जब मेरे परिवार में किसी को कुछ पता नहीं था, तुम मुझे प्रेशर बनाते थे कि मैं अपने घर में बताऊं, आतंक मचाया हुआ था। और जब मैंने बता दिया तो मेरी फैमिली चाहती है कि अब तुम अपनी फैमिली में बताओ, तो तुम बहाने बना रहे हो। देखो, अगर तुम्हें ऐसे ही रखना है तो रख लो, लेकिन फिर मेरे से कोई उम्मीद मत करो। मैं अपने घर में बोल दूंगी कि मेरे लिए अब रिश्ता देखना शुरू करे, क्योंकि दीपक को अब मेरे से शादी नहीं करनी है। अगर तुम ही ऐसा कहोगी तो कैसे काम चलेगा? तुम ना मेरी बात सुनो। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमको मना भी नहीं कर रहा हूँ, और शादी तो मैं तुमसे ही करूंगा। लेकिन अभी ये बात करना ना ठीक नहीं होगा। मैं जाके माँ को बोलूंगा, माँ मुझे शादी करनी है, तो क्या कहेंगी? नौकरी तो करता नहीं है और शादी करेगा? नौकरी के बारे में सोचने की जगह लड़की के बारे में सोच रहा है। और तो और वो तो ये भी कहेंगी कि वो लड़की ही सही नहीं होगी,
तभी तो लड़के को कह रही है कि शादी करो, नौकरी बाद में करना। अरे अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारे ऊपर सारे इल्जाम आ जाएंगे, इसलिए मुझे थोड़ा वक्त तो दे दो। ऐसे कैसे मुझ पर इल्जाम लगाएंगी तुम्हारी माँ? अरे मैं थोड़ी ना कह रही हूँ कि तुम नौकरी ना करो, मैं तो खुद चाहती हूँ कि तुम नौकरी करो, काम करो, पैसे कमाओ। तुम्हारी माँ भी ना कुछ भी बिना सोचे समझे मुझ पर इल्जाम लगा देंगी। तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुमने सुना ना कि अभी तुमने क्या बोला है? हाँ, मैंने सुना कि मैंने क्या कहा है, और मुझे अच्छे से पता भी है कि मैंने क्या कहा है। देखो, अगर मैं माँ के पास गया और शादी के बारे में बोला तो माँ को बहुत दुख होगा। मेरी माँ ना मुझसे बहुत प्यार करती है, वो ये चाहती है उनका बेटा काबिल है तो नौकरी मिले और जल्दी मिले और अच्छी मिले। लेकिन अब मैं जाके कह दूंगा कि माँ मैं शादी करना चाहता हूँ, तो क्या सोचेंगी? वो तो ये सोचेंगी ना कि उनका बेटा लड़की के चक्कर में नौकरी नहीं करना चाहता, और तो और सारा इल्जाम ना तुम्हारे ऊपर लगेगा जो मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, और आगे जाके मुझे नौकरी नहीं मिली ना तब भी तुम्हें ताने सुनने को मिलेंगे। इसलिए कह रहा हूँ पहले नौकरी लग जाने दो, उसके बाद मैं बात करता हूँ। ठीक है, अगर तुम इतना कह रहे तो मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ। वो भी इसीलिए क्योंकि तुम्हारी माँ हम दोनों के बारे में कुछ गलत ना सोचे, हमारे प्यार की वजह से तुम्हारी माँ या हमारी इमेज ना खराब हो, बस इसीलिए मैं छोड़ रही हूँ। लेकिन अब तुम्हारे पास सिर्फ 15 दिन का समय है। 15 दिन के अंदर अंदर जॉब ढूंढो और अपने घर में मेरे बारे में बात करो। अगर नहीं बात करी तो मैं अब अपने घर वालों से बोल दूंगी कि मेरे लिए रिश्ता देखना शुरू करें, क्योंकि अब हमारी शादी नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच प्रीति, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुमने मेरा इतना साथ दिया। बस 15 दिन की बात है, उसके बाद नौकरी ढूंढकर मैं माँ से बात करता हूँ। दीपक अब नौकरी ढूंढने के लिए लग जाता है। इतनी मेहनत के बाद दीपक को नौकरी मिल जाती है, और नौकरी के 2-3 दिन बाद ही दीपक प्रीति को अपने घर लेकर जाता है और अपने घर वालों से मिलवा देता है। दीपक की माँ अनीता काफी मना करती है इस रिश्ते के लिए, लेकिन दीपक है कि मानता ही नहीं है, क्योंकि दीपक प्रीति से सच्चा प्यार करता था। इसलिए वो अपनी माँ को मना लेता है, और बच्चों की खुशी के आगे अनीता कुछ नहीं कहती है और हाँ कर देती है। कुछ दिनों बाद ही शुभ मुहूर्त देखकर सभी दीपक और प्रीति की शादी कर देते हैं। प्रीति शादी करने के बाद अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद प्रीति अकेले ही सब कुछ संभाल रही होती है। ये सब देखकर अनीता को काफी अच्छा लगता है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, और एक दिन रात के समय प्रीति को काफी प्यास लगती है। उसकी नींद खुल जाती है। पता नहीं क्यों मैं यहाँ पर पानी लेकर नहीं बैठी। अब इतनी प्यास लग रही है और आधी रात में नींद तोड़कर मैं वहाँ पर पानी लेने जाऊँ? पानी लेने तो जाना ही पड़ेगा, और करूँगी भी क्या, प्यास जो लगी है इतनी। प्रीति वहाँ से पानी लेने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी प्रीति की नजर अपनी सास के कमरे पे पड़ती है, जहाँ अनीता आराम से बैठी हुई थी। ये देखकर प्रीति अपनी सास के कमरे में जाती है और अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आप रात में जाग कर क्या कर रही है? आपको नींद नहीं आ रही है क्या? मुझे बताया क्यों नहीं? मैं आपके कमरे में ही सो जाती। आप यहाँ अकेले बैठकर बोर हो रही है। माँ जी, आप ऐसे क्यों जाग रही है वैसे? बहू, ये तो मेरा रोज का है, मुझे रात में नींद नहीं आती। खैर तू बता, तू यहाँ पर क्या कर रही है? तू मुझे देखने आई थी क्या यहाँ पर कि मैं सो रही हूँ कि नहीं? नहीं माँ जी, वो तो मुझे बहुत प्यास लगी थी, इसीलिए मैं पानी लेने जा रही थी। तभी आपके कमरे पर नजर पड़ी, और जहाँ लाइट जल रही थी तो मैंने सोचा एक बार देख लेती हूँ। तो देखा कि आप जग रखी हो, तो मैं आपसे बस पूछने आ गई। चलिए माँ जी, मैं पानी पीकर जा रही हूँ सोने। प्रीति इतना बोल के वहाँ से चली जाती है, लेकिन प्रीति को ये नहीं पता था कि उसकी सास ये रोज किया करती है, रात में जागती रहती है। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। प्रीति को सबके साथ रहने की आदत पड़ गई थी, क्योंकि उसने कई बार नोटिस किया था अपनी सास को रात में जागते हुए। एक रात अनीता को जब नींद नहीं आ रही होती है, तो वो अपने बेटा बहू के कमरे में जाती है और उन दोनों को उठाते हुए कहती है, अरे यहाँ मुझे नींद नहीं आ रही है और तुम दोनों आराम से सो रहे हो। अरे उठ जाओ और मुझे बताओ कि मैं क्या करूं जिससे मुझे नींद आ जाए। माँ जी, आपको नींद नहीं आ रही तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हमारी भी नींद खराब करे। अरे मुझे बहुत जोर से नींद आ रही है। आपको तो पता है कि आज कितना काम था, ऊपर से आपके कुछ दोस्त घर पर आ गए थे, उनके लिए भी खाना बनाया, नाश्ता बनाया। इतना काम करने के बाद नींद नहीं आएगी क्या? माँ जी, आप एक काम करो, अपने कमरे में लेट जाओ थोड़ी देर, खुद ही नींद आ जाएगी। बहू, मैं इतनी देर से अपने कमरे में लेटी हुई थी, पर मुझे नींद ही नहीं आ रही और ना ही मेरी आँख बंद हो रही है, इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। दोनों उठ जाओ और मेरे साथ चलो, वरना मैं ऐसी जागती रहूंगी पागलों की तरह। या बहू, तू ही चल मेरे साथ। अरे प्रीति, चली जाओ ना यार माँ के साथ, और जाके सो जाओ उनके साथ ही। मुझे सोने दो यार, माँ यहाँ रही ना तो तुम सो ना सो, लेकिन मैं नहीं सो पाऊंगा, इसलिए तुम लोग जाओ, आराम से जाओ।
मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है, मैं तो सोऊंगा। और मुझे ऑफिस भी तो जाना है यार, थोड़ा तो समझो। जाओ ना, मुझे सोने दो चैन से। प्रीति को अपनी नींद खराब करके अपनी सास के साथ जाना पड़ता है, लेकिन अब ये रोज का हो गया था, इसलिए प्रीति को काफी गुस्सा आता है। एक रात जब वापस प्रीति की नींद खराब होती है तो उसे काफी गुस्सा आता है और वो खुद से बोलते हुए कहती है, माँ जी का बहुत हो गया है। अरे खुद तो दिन में सो जाती है और हमें यहाँ उनकी वजह से जगना पड़ता है। इतने दिन हो गए मैं ठीक से सोई नहीं हूँ। कल भी माँ जी ने रात भर एक झपकी तक नहीं लेने दी। अब देखती हूँ कि माँ जी को कैसे नींद नहीं आती है। रोज रात भर जागने वाली सास को ना बदल दिया तो मेरा नाम भी प्रीति नहीं। प्रीति अगली सुबह से ही अपनी सास को कुछ न कुछ काम पकड़ाने लग जाती है, जो उसकी सास को पसंद नहीं था। अनीता को 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिल रहा था कि वो जाकर सो सके। शाम तक अनीता का शरीर पूरा दुखने लगता है और बिना खाना पीना खाए ही सो जाती है। अब प्रीति अपनी सास के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी सास सो गई है। प्रीति को काफी खुशी होती है और वो खुद से कहती है, अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। जब कोई काम करेंगी नहीं तो नींद कैसे आएगी। आज शरीर दुख गया है तो खुद सो गई आराम से। अब जाकर प्रीति भी आराम से सो जाती है, सब ठीक हो जाता है। इसी तरह प्रीति रोज ही अपनी सास को कुछ न कुछ काम देने लगती है ताकि उसकी सास रात में जागे ना, और उनकी आदत बदल जाती है और प्रीति की भी नींद पूरी होने लगती है। गुलाबो का सपना था कि उसका एक बड़ा सा घर हो, उसमें बड़े बड़े कमरे हो। एक दिन वो अपने कमरे में लेटी हुई सपने देख रही होती है कि वो एक बहुत ही बड़े घर में आराम से बड़े बड़े कमरों में लेटी हुई है। चारों तरफ लाइट जगमगा रही थी। तभी अचानक अंशिका, जो कि उसी के साथ उसके कमरे में सो रही है, करवट लेती है और उसके धक्के से गुलाबो जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंख खुल जाती है। हाय राम, मैं तो सपना देख रही थी। कितना अच्छा सपना था और हकीकत कितनी बुरी है। सपने में मैं आराम से एक कमरे में लेटी थी और हकीकत में अपनी इस चुड़ैल बहू के साथ, जिसे रोज आदत है मुझे धक्का मारकर नीचे गिराने की। हाय मेरी कमर, आज तो मैं गई। क्यों बहू, क्या हुआ? ज्यादा लग गई क्या? बहुत दर्द हो रहा है ना? माँ जी आप तो रहने दीजिए, पहले खुद ही धक्का मार दिया, गिरा दिया, उसके बाद अब दिखावा कर रही हो। हट जाइए यहाँ से। मुझे भी ऐसे ही दर्द हो रहा था जब तुमने मुझे धक्का मारकर गिराया था। माँ जी आप कितना झूठ बोल रही हो, मैंने आपको धक्का नहीं मारा। आप मेरी सास है, भला मैं आपको धक्का क्यों मारूंगी? तुझे खुद नहीं पता कि तूने मुझे धक्का मारा है। तू उस समय नींद में रहती है। लेकिन माँ जी आपने तो मुझे जानबूझकर ही मारा था ना, आप तो नींद में नहीं थी। हाँ, वो इसलिए ताकि तुझे भी पता चल सके जब तू मुझे गिराती है तो मुझे कितना दर्द होता है। अब शायद तुझे भी समझ में आ गया होगा। अब आगे से तू मुझे नींद में भी धक्का नहीं मारेगी। जी माँ जी समझ गई, आगे से मैं सच में आपको गलती से भी धक्का नहीं मारूंगी। अब सो जाइए, सुबह होने वाली है। हाँ ठीक है, सो जा। गुलाबो और अंशिका इतना कहकर अपने अपनी साइड फिर से सो जाती हैं। अगले दिन अंशिका अपनी कमर पर हाथ लगाए झुककर घर में झाड़ू लगा रही थी। तभी उसका पति धीरज वहाँ आता है। आपको कौन सा ऐसा खजाना मिल गया जो आपकी हंसी नहीं बंद हो रही है? इस घर में मुझे अकेले छोड़कर बाहर रहने के लिए ही तो आप मुझसे शादी कर लाए थे ना। अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो। तुम तो हर बात को दिल पे ले लेती हो। अरे मैं तो इसलिए हंस रहा था क्योंकि तुम जो कमर पे हाथ रख के झाड़ू लगा रही हो ना, ऐसा लगता है माँ से पहले बुढ़ापा तो तुम्हारा आ गया है। बुढ़ापा माँ जी से पहले नहीं आया है, लेकिन हाँ ये कमर दर्द उनका ही दिया हुआ है। मैं कुछ समझा नहीं। माँ ने तुम्हें कमर दर्द दे दिया, लेकिन कैसे? सही से बताओ। धीरज और अंशिका आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी गुलाबो वहाँ आती है और उनकी बातें सुनकर बोलती है, बेटा मैं बताती हूँ। मैंने तेरी पत्नी को बेड से धक्का मार दिया था, इसलिए उसकी कमर में चोट लग गई। लेकिन क्यों माँ, आप मेरी पत्नी के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? ये तो आपकी कितनी देखभाल करती है। बेटा देखभाल तो करती है, ये बात तो सही है, लेकिन ये रोज मुझे रात में सोते हुए धक्का मारती थी। इसीलिए मैंने भी इसे मार का एहसास दिलाया कि कितना दर्द होता है। अब ये आगे से नहीं करेगी। अरे इसकी उम्र नहीं है, अगर इसकी 1-2 हड्डियां टूट भी गई तो जुड़ जाएंगी, मेरी नहीं जुड़ पाएंगी। देखिए माँ, मुझे काम के चक्कर में हमेशा बाहर रहना पड़ता है और आप दोनों की एक दूसरे से बनेगी नहीं। आप लोग एक दूसरे का ध्यान नहीं रखोगे तो कैसे काम चलेगा माँ? तू हम दोनों सास बहू की छोड़,
अपनी बता। हमारा दोनों का तो चलता रहता है। ये सब बस सास बहू के एक कमरे की वजह से हो रहा है। जिस दिन हमारा कमरा अलग होगा उस दिन हमारी लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। माँ लगा हुआ तो हूँ, थोड़ी तनख्वाह बढ़ जाने दो, उसके बाद एक और कमरा बनवा दूंगा। आजकल महंगाई इतनी होती है, क्या बोलूँ मैं आपको। आजकल किसी भी काम में हाथ देने से पहले 100 बार अपने दिमाग में उसी सोचनी होती है। ठीक है, तू तो फिर से महंगाई का रोना रोने लगा। अभी बनवाने की नहीं बोल रही, चिंता मत कर तू। माँ जी, धीरज जी, आप लोग बैठकर बातें करिए। मैं आप दोनों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ और चाय बनाकर लेकर आती हूँ। हाँ बहू, जा जल्दी जा। मेरा बेटा इतनी दूर से आया है, थक गया होगा। अंशिका रसोई में जाती है और चाय पकौड़े बनाकर बाहर ले आती है। सभी चाय पकौड़े खाते हुए आपस में बातें करते हैं। धीरज हमेशा काम के चक्कर में बाहर ही रहता था। घर में बस अंशिका और उसकी सास ही रहती है। दोनों का एक कमरा होने के कारण आपस में दोनों की लड़ाई होती रहती थी। एक दिन अंशिका अपनी साड़ी निकालने के लिए अलमारी खोलने चलती है तो बीच में एक लकड़ी की छोटी सी अलमारी अड़ जाती है। अंशिका उसे हटाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसे हिला भी नहीं पाती। तभी वो अपनी सास को आवाज देती है, माँ जी आप कहाँ हो? जल्दी से यहाँ तो आइए। हाँ बोल, क्यों चिल्ला रही है तू? सुबह सुबह ही शोर मचाने लगती है। माँ जी मैं कोई पागल नहीं हूँ जो बिना बात ही चिल्लाऊंगी। ये लकड़ी की छोटी सी अलमारी किसने रखी है मेरी अलमारी के पास? इस घर में मेरे और तेरे अलावा कौन रहता है? अगर तू पूछ रही है तो इसका सीधा मतलब यही है कि मैंने ही रखा होगा। लेकिन क्यों माँ जी क्यों? पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ आपका ही सामान रखा है। मेरा सामान बाहर आंगन में पड़ा हुआ है, सिर्फ बेड को छोड़कर, क्योंकि उसमें तो सोना होता है ना। बस इसी की कमी थी जो आपने इसे भी लाकर यहाँ रख दिया। अरे तो क्या करती, बाहर इस अलमारी को चूहे काट रहे थे और ये मेरी सास की आखिरी निशानी है। मैं इसे कैसे खराब होने दे सकती हूँ? माँ जी तो चूहा तो यहाँ भी आ सकता है ना? यहाँ नहीं आएगा क्योंकि तुझे चूहे से डर लगता है, इसलिए तू इस कमरे में चूहे की दवा रखती है। तो इस कमरे में मेरी अलमारी सुरक्षित है। माँ जी ये कमरा सास बहू का एक कमरा है, यानी कि मेरा भी है। और इस अलमारी के यहाँ रहने से मेरी अलमारी नहीं खुल रही है। मैं अपनी साड़ी कैसे निकालूं? अब मैं क्या बताऊं बहू, खिसका सके तो निकाल ले, वरना वो साड़ी बाहर है, उसे पहन ले। अंशिका जैसे तैसे करके अलमारी को सीधा टेढ़ा करके अपनी साड़ी निकालती है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं। तभी एक दिन गुलाबो सोते हुए जोर जोर से खर्राटे लेती है, जिससे अंशिका की आंख खुल जाती है और वो अपने आप से बोलती है, बस यही कमी थी माँ जी के खर्राटों की। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती एक कमरा सास बहू का। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। दिन भर काम करो और रात में ठीक से सोने को भी नहीं मिलता है। माँ जी उठिए ना, आप भी कैसे सो रही हो? अब सोने का भी कोई नया तरीका आ गया है क्या? माँ जी सोने का कोई नया तरीका तो आया नहीं है, लेकिन आप जो ये नए तरीके से सो रही हो ना, वो मुझे परेशान करने का अच्छा तरीका है। इतनी जोर जोर से खर्राटे ले रही हो आप। हाँ तो क्या करूं, मुझे जुकाम हो गया है लगता है, इसीलिए मुझे खर्राटे आ रहे हैं। तुझे सोना है तो ऐसे ही सो, वरना जा बाहर जमीन पर जाके सो जा। गुलाबो इतना कहकर दूसरी तरफ करवट लेकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद अंशिका फिर से सोने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी सास के खर्राटों की आवाज से वो सो नहीं पाती और गुस्से में उठकर बाहर आंगन में चली जाती है और जमीन पर सो जाती है। लेकिन जमीन पर सोने की वजह से उसकी तबीयत खराब ही हो जाती है। तभी धीरज फिर से घर लौट कर आता है। तभी अंशिका बोलती है, इस घर की बहू और तुम्हारी पत्नी होने के नाते मैंने बहुत सब्र कर लिया, लेकिन अब नहीं कर सकती हूँ। अगर तुम मुझे शादी के बाद एक पर्सनल कमरा नहीं दे सकते हो तो मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। यार ऐसा तो मत बोलो, अरे जल्दी बनवा दूंगा एक कमरा और। देखिए मैं अपने मायके जा रही हूँ, जब आप मेरे लिए एक पर्सनल कमरा बनवा लो ना, तब मुझे लेने आ जाना। नहीं अंशिका, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? अरे तुम तो मेरी मजबूरी समझो, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं पहले ही बनवा चुका होता। देखिए जब से मैं इस घर में आई हूँ ना, तब से समझ ही तो रही हूँ। अगर मेरी शादी किसी गरीब घर में हुई होती ना, सास और पति पहले कमरा तैयार करवा देते बहू का, अगर नहीं कर पाते तो खुद का दे देते। लेकिन यहाँ तो ना तो आपको कोई फर्क पड़ता है और न ही माँ जी को। लेकिन अब मैं ऐसे बिना कमरे के नहीं रह सकती हूँ। मुझे अलग कमरा चाहिए तो बस चाहिए। जब कर सको ना इतना मेरे लिए तो लेने आ जाना। सास बहू के एक कमरे से परेशान होकर अंशिका अपने घर चली जाती है और धीरज उसकी बातों से परेशान होकर चेयर पर बैठ जाता है।